नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा कि महंगाई आज भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। उन्होंने बिना इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस समय भारत के इतिहास की सबसे नकारा सरकार है। दवाइयों की कीमतों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि इस साल बिना बताए चुपचाप मेडिसिन की कीमत 11% से ज्यादा तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की गलत रणनीति के चलते हेल्थ केयर और शिक्षा का खर्च आज आसमान छू रहा है, जिसके चलते आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को बुनियादी चीजें यानी हेल्थ केयर और शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए, लेकिन वो उसकी जगह इसकी कीमतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते नौकरी पेशा लोगों को बड़ी समस्या हो रही है और महंगाई की मार के चलते EMI की किस्तें भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोन लेकर उसे चुकाना लोगों के लिए लगातार कठिन होता जा रहा है। हर परिवार की जिंदगी जद्दोजहद में फंसी हुई है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे नकारा सरकार उन्होंने वर्तमान की बीजेपी सरकार को करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुपचाप इस साल सरकार ने दवाइयों पर 11% की वृद्धि की है। दवाइयों के मूल्यों में 11% की वृद्धि कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। लोगों के ऊपर आज सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की है। उन्होंने कहा कि ये अब तक की सबसे नकारा सरकार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार लोगों की जेबें काट रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और यहाँ तक कि EMI भरने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। एक बार फिर राहुल गांधी ने हमला किया है मोदी सरकार पर। उन्होंने मोदी सरकार को सबसे बड़ी नकारा सरकार घोषित कर दिया है। क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि ये सरकार अब तक की जो सरकारें रही हैं हिंदुस्तान में उनमें सबसे नकारा साबित हुई है। अलका जी धन्यवाद। देखिए, उम्मीद ये करी गई थी कि जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे राहुल गांधी जी, कि अब राहुल गांधी ने कमर कस ली है और एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि ये अपेक्षा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, पूरा देश अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम दो बड़े चुनावों में, 2014 के और 2019 के चुनावों में, जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है तो यहां पर कम से कम वो अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे और जनता की नब्ज को समझेंगे। और जन सैलाब उमड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने भारत भ्रमण करा, लोगों से मिले और लोगों की समस्याएं जानी, तो यहां पर जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन यहां पर उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि विपक्ष क्या बोल रहा था, चाहे भाजपा के नेता चाहे अन्य विपक्ष के दल, उनके नेता ये बोलते थे कि चुनाव जहां पर हो रहे वहां पर ध्यान न देते हुए वो भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। तो ये कहां की समझ हुई? बहरहाल आप सरकार की आलोचना करें, विरोध करें, बात समझ आती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए और हमला बोलना चाहिए जो सरकार की खराब नीतियां या ऐसा लगता है कि कहीं चूक हो रही है या कमी पेशियां हैं सरकार में। लेकिन यहां पर भाषा, आप क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सारे के सारे बयानवीर बन गए हैं, एक से एक बढ़कर है, कोई कमी नहीं है। नेताओं जिनको रोल मॉडल समझा जाता है वो कैसी बेतुकी, पहले आपने पुजारियों तपस्वियों पे बयान करा था, तो ये भूल जाते हैं कि यहां पर किसको अगर किसी भी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचती है, किसी के
बेतुके बयानों से उससे बचना चाहिए। ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और यहां पर अगर मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की ले लीजिए बात। वो अपने आप को दावा कर रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। अब जो कुछ भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, और न्यायपालिका है हमारे देश की, हमारे को पूरा भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया है। अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है, चाहे राहुल गांधी के मामले में, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में, तो कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी जिसका सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर अभी आप सरकार को नकारा बोल रहे हैं, ये तो देखिए जनता है, जनार्दन होती है, जनता तय करेगी। और हिमाचल में वापसी हुई है कांग्रेस की, ये एक नई उम्मीद की किरण कांग्रेस को जरूर मिली होगी, उस संगठन में नई ऊर्जा आई होगी। लेकिन यहां पर अभी बहुत लंबा सफर है। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और जितने उनके बयानवीर हैं, बयानवीरों की कमी नहीं है, तो उनपे नकेल कसनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। विपिन शर्मा जी, आप अभी कह रहे थे कि शब्दों के चयन से बचना चाहिए, ये काम बीजेपी नेताओं की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार जो है नकारा इसलिए है क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 11% दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बिलीव करती है, दूसरी तरफ अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, वैसे ही लोगों के आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है, और दवाइयां जो जीवनदायी हैं उन्हीं के मूल्य में वृद्धि की जा रही है। तो राहुल गांधी अपनी जगह पर गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है। दो इसमें पहलू हैं जी, मैं जिनको अब इस चर्चा में लेके आऊंगा। पहली बात, अगर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, जी, क्या मांग कर रही है? जेपीसी की मांग कर रही है। जी, यहां पर बिल्कुल उनके साथ मैं इत्तेफाक रखता हूं यहां पर, और सरकार को बिल्कुल इसमें देरी नहीं लगानी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अडानी मामले में अगर जेपीसी की मांग है विपक्ष की, तो गलत नहीं है। जी। दूसरी बात, अगर बेरोजगारी महंगाई पे सरकार से एक उनका रुख चाहती है कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, बोले, जवाबदेही करे कि यहां पर कितना रोजगार दिए गए हैं, महंगाई पे कैसे लगाम लगाई जाएगी, कैसे उसको नियंत्रण में करा जाएगा, एक आम आदमी के लिए जो जो खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है दवाइयां, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक आपकी जो सुविधाएं हैं, अगर उसमें भी ऐसे आग लग जाएगी दामों में, तो वैसे आप खुद समझ सकते हैं कि एक आम आदमी को कितनी चोट लगेगी। यहां पर सदी की सबसे बड़ी महामारी में हमने जी के देखा, वहां पर एक अच्छी बात हुई कि जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश ने करा, जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है, महान वैज्ञानिकों को जाता है, सरकार को जाता है, सबको जाता है। सबका प्रयास था, सबने अपनी भूमिका निभाई। तो यहां पर अब यही अपेक्षा करी जाती है कि अगर राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 11% उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है दवाइयों की कीमतों में, तो वो बात बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। लेकिन सवाल एक आम आदमी जानना चाह रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की राह पे चल रही है? क्योंकि उन्होंने दो मुद्दे मैं चिन्हित करना चाहूंगा। उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर, और वही आम आदमी पार्टी दावा करती है। दिल्ली में अगर दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया आम आदमी पार्टी पर, तो 2020 के चुनावों में, 2015 में तो उनको प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन और अच्छा बहुमत उनको मिला 2020 में। दोबारा जब भरोसा दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे करा, तो उनका स्वास्थ्य का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, जिसकी तारीफ बनती है। और यहां पर क्या कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो भी आम आदमी पार्टी की राह पे चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, तो वो इस बात का विरोध जता रहे थे कि राहुल गांधी का जो ये सदस्यता जारी है या ये जो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर हम लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं एक आम आदमी को। क्योंकि सबसे बड़ी शिकस्त, भाजपा से ज्यादा शिकस्त तो कांग्रेस की हुई है। और एक दौर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, 1998 से लेकर 2013 का दौर, बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। यहां पर 2 बड़े चुनाव हो चुके हैं दिल्ली के, राजधानी के, जो देश की धड़कन है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब खुद बताइए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, जिसने बड़े महापुरुष दिए हैं,
और हमें बड़ा फक्र है कि जिनका योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की प्रगति में, तो वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है, क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं बन जाता? क्या मंथन करने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस संगठन को, आला कमान को, कि क्या कारण है, जनता क्यों नकार रही है? आप आज आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका जो मॉडल है सीख लेनी चाहिए। इसी तरह से गुजरात का मॉडल जो था, जो वैश्विक स्तर पर माना गया, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, जो देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। लेकिन विपिन शर्मा जी, गुजरात मॉडल जितना, विपिन शर्मा जी, तो जो भी मॉडल अच्छा होता है उसकी तारीफ बनती है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपने कहा कि गुजरात मॉडल की तारीफें हो रही हैं, लेकिन वही गुजरात मॉडल जब पीएम मोदी सत्ता में आते हैं केंद्र के, तो वो उतना जादूगर साबित नहीं होते हैं वहां पर केंद्र के लिए। मोदी साहब की वो जादूगरी दिखती नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। क्या गुजरात मॉडल सिर्फ गुजरात के लिए ही अनुकूल था, या फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं अनुकूल हुआ? उस तरीके के रोजगार क्यों नहीं डेवलप हुए, जो उस तरीके का विकास, जिस तरीके से बात की जाती है कि गुजरात आकर देखिए, गुजरात में सब कुछ हरा हरा है। हालांकि वहां पे भी स्कूली शिक्षकों का मुद्दा जो है काफी ज्वलंत रहा, बार बार आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो विकास गुजरात को लेकर बीजेपी की तरफ से कही गई थी, पूरे हिंदुस्तान में वो नजर नहीं आया। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी सत्ता में आए थे, अब 10 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रोजगार के मुद्दे के जो सवाल हैं वो ज्यों कहते हुए हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, वो भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है। काले धन की वापसी की बात कर रही है, और हम और आप देख ही रहे हैं कितना काला धन वापस आया। तो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं अभी वर्तमान समय में, कहीं ना कहीं उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। उन्होंने उन मुद्दों पर काम नहीं किया जिन मुद्दों पर वो कांग्रेस को कोसते हुए आ रहे हैं। अगर आज कांग्रेस कोस रही है तो उसमें क्या गलत बात है? देखिए, कुछ चंद बातें मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपका सवाल अहमियत रखता है और मैं चाहूंगा कि मैं उसका बढ़िया उत्तर दूं, ताकि दर्शकों तक विचार भी पहुंचे और दर्शकों को पूरी जानकारी मिले, क्योंकि सारे पहलुओं को हम उजागर नहीं करेंगे तो चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ मुद्दे बिल्कुल उनके साथ एक आम आदमी पूरी तरह इत्तेफाक रखेगा, और वही आम आदमी के मुद्दे हैं। वो एक आम आदमी जिस चीज की गुहार लगा रहा है या जिस चीज की मांग कर रहा है, वही जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वही उठाते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है, संसद, वहां पर अगर संवाद नहीं होगा, विवाद चलता रहेगा, घमासान चलता रहेगा, तो समाधान कैसे निकलेगा? अगर आप प्रगति की बातें नहीं करेंगे तो दुर्गति होगी। तो यहां पर ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर में आप आवाज उठाइए, ना कि आप यूनाइटेड किंगडम पहुंचकर आप वहां बोले कि जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोलता है कि वहां पर जाके आप बाहर जाके गुहार लगाते हैं कि आप विदेशी ताकतों को बोलते हैं हस्तक्षेप करें, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। तो यहां पर देखिए, हमारे देश की जनता ने आपको वोट देना है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, तो ये बाहर से वोट नहीं आने वाले। तो पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जो मुद्दे कुछ राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, कुछ बहुत बढ़िया मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही बनती है, पारदर्शिता बनाए सरकार। किस चीज का इंतजार कर रही है? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा, ये कह लेना कि आपको प्रचंड बहुमत मिल गया है 2014 में, 2019 में तो काम बन गया, 2024 में आपके सामने कोई नहीं है, उससे बात नहीं बनने वाली। इतिहास आपको याद करेगा यहां पर कि आपने कितने अच्छे काम करे, कि वो तो फिर तो वही बात घूम फिर के आ जाएगी कि आपके सामने कोई था नहीं टक्कर में, इसीलिए जनता के पास भी कोई विकल्प था नहीं तो आप ही को चुनते रहे। तो ये बातें इस समझने की आवश्यकता है सबको, सत्ता को भी, सरकार को भी, विपक्ष को भी, कि कैसे सकारात्मक काम करे जाए। जनमानस से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वहां पर अपेक्षा करी जाती है कि सकारात्मक बातें हो, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। और इसके विपरीत होता क्या है? आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है लांछन लगाने में, एक दूसरे पे कटाक्ष करने में, एक दूसरे को घेरने में, एक दूसरे की कमी पेशियां निकालने में। अभी इस समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि यहां पर जब हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें 5वें स्थान पर आया हिंदुस्तान, और पछाड़ा हमने किसको? यूनाइटेड किंगडम को, जिन्होंने हमारे पर राज करा था।
आज हमने इनको इनका आईना दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी सफर लंबा है, चुनौतियां बेशुमार हैं, जिसमें हर एक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। यहां पर आप राजनीति के लिए एक दूसरे पे सियासी रोटियां सेकते हैं, राजनेता, वो अपनी जगह बात चलती है, लेकिन यहां पर जनमानस से जुड़े मुद्दे और राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर यह अपेक्षा करता है एक आम आदमी कि आप वहां एक मंच पर खड़े दिखाई दें, राजनीति को छोड़ दें और जनता के पास अच्छा संदेश जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव ये तो आता जाता रहेगा, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, लेकिन कौन नेता अच्छी नजीर पेश करता है, कौन अच्छी मिसाल कायम करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, मैं कुछ चंद मुद्दे गिनाना चाहूंगा। इस समय बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात चल रही है इस समय। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल, उस पर कितना अमल हुआ है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो अभी कितना फर्क, कितना विदेशी निवेश आया है। और सबसे बड़ी बात है कि अडानी मुद्दा, क्योंकि एक बात तय है, पहले तो जानकारी पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। कि ये बोल दिया जाए, हम एक ट्रेंड सा बन गया है, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जनाब ये तो मंथन का विषय है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि किसके कार्यकाल में इन भगोड़ों को, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स को कर्जे दिए गए थे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। तो ये चीजें, ये भी हुआ है। लेकिन अडानी का मुद्दे पे अगर सरकार की बात करें, सरकार ने तो अपनी फिरस्त गिना दी कि बोल दिया कि यूपीए के कार्यकाल में भी तो उन्होंने निवेश करा था अडानी ने, और कांग्रेस किसका राज था उस समय, और कांग्रेस की जहां सरकारें राज्यों में, वहां पर भी उन्होंने गिनाया, उसका उल्लेख करा भाजपा के नेताओं ने। लेकिन यहां पर इस समय यह है कि एक जनता की आवाज समझनी चाहिए। जनता की मांग यह है कि अडानी पे चर्चा हो, जेपीसी की मांग कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, जो मुस्तैदी जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पे दिखा रही है, वही अगर जो कुछ नाम विपक्ष गिना रहे हैं भाजपा के नेताओं के, तो वहां पर भी अगर हो जाए, कितना अच्छा संदेश जाएगा। 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, और साथ में अच्छा हो जाएगा कि ताकि जब बड़े भाजपा के नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कम से कम ये बोल पाएंगे, बड़े बड़े शान से, बड़े गर्व से बोल पाएंगे कि हमने कार्रवाई जो करी निष्पक्ष होकर करी, हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं करा, अपने नेताओं को भी हमने बख्शा नहीं। जी ठीक है, ये तो चुनाव की बात हुई। चुनाव इसलिए होते हैं ताकि एक जनप्रतिनिधि चुन के जाए, सरकार में बैठे और उसी जनता के हित के लिए काम करे। राहुल गांधी ने दो मुद्दों पर बात की, एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा। ये दो मूलभूत जरूरतें हैं, वो आम इंसान की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को राहुल गांधी की ये बात जरूर गौर में रखनी चाहिए? आपने कहा कि सत्ता और पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी भी एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। शिक्षा के मामले में बात करें, हमारे जो स्टूडेंट है वो बाहर, अपने देश में जगह ही उन्हें नहीं मिल रही है, वो दूसरे देशों में जाकर फीस भर के पढ़ाई कर रहे हैं, अपने वहां की शिक्षा इतनी महंगी है। तो आपको नहीं लगता कि जिस चुनाव के आते ही धर्म, राष्ट्रवाद की बात होती है, उस हिंदुस्तान में चुनाव आए तो शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दे पर ज्यादा बात होनी चाहिए? देर आए दुरुस्त है कि अगर राहुल गांधी जी ये बात बोल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी यही इसी मुद्दे पे आज जनता का विश्वास जीत पाई है, और काबिले तारीफ है आम आदमी पार्टी की रणनीति, जो उन्होंने जो बदलाव लाए हैं दिल्ली में, दिखता है उसमें। उसके लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी स्कूलों की बात करें, उनमें जो पहले के मुकाबले अंतर आया है, परिवर्तन आया है, वो प्रशंसनीय है। और साथ में अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस का नेता या कोई भी नेता अगर उस मॉडल को अपनाने की बात करता है, उस रणनीति को अपनाने की बात करता है, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन यहां पर अभी एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, सब्सिडी कल्चर हमारे देश में जो है, या फ्रीबी कल्चर की बात करें, वो उसके भी कई पहलू हैं यहां पर जो समझने पड़ेंगे। यहां पर अच्छी बात है क्योंकि प्राथमिकता अगर मिले, आपने ब्रेन ट्रेन की बात करी, या एक तो ब्रेन ट्रेन होता है कि हमारा जो यहाँ पर जितना टैलेंटेड जो बच्चे जब पढ़ लिख के जाते हैं, वो विदेश की तरफ रुख कर जाते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं उनको हिंदुस्तान में नहीं मिलती, ऐसा वो मानते हैं, जिसकी तरफ वो रुख कर जाते हैं। तो और दूसरा पहलू ये भी है, एक कड़वा सच, कि यहाँ पर अगर एक बच्चे को
विद्यार्थी को अगर वो चीजें सुविधाएं नहीं हिंदुस्तान में मिलती या कुछ कमी पेशी लगती है तो वो विदेश की तरफ रुख कर जाते हैं। अगर अव्वल दर्जे का शिक्षा के मॉडल को बनाया जाए यही हिंदुस्तान में, तो वो दिन दूर नहीं जब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके विपरीत विदेशी छात्र आएंगे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, तो उससे तो अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, और मजबूत बनेगी हमारी अर्थव्यवस्था। हिंदुस्तान और जल्दी महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और तो ये सारी चीजें हैं कि जो एक आम आदमी अपेक्षा करता है कि विकास की तरफ ध्यान केंद्रित हो, नेता विकास की बात करें। और बहुत अच्छा लगता है ये, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज म्यूजिक फॉर द ईयर्स। बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि कान तरस गए हैं कि हमारे नेता वो बात करें। क्योंकि हम चुनावी रैलियों में अगर जाते हैं या नेताओं के भाषण सुनते हैं तो अमूमन यही देखा जाता है, यही सुना जाता है कि एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं लेता। तो अगर 1 घंटे का भाषण है, 55 मिनट तो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। 5 मिनट अगर आपने बोल दिया, अपना रोड मैप साझा करा कि हम ऐसे आपके दिन को बदलेंगे और आपके पुराने अधूरे सपने पूरे करेंगे, वो उस चीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तवज्जो मिलनी चाहिए। तो यहां पर अब अच्छी बात है अगर शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर को अव्वल दर्जे बनाने की बात हमारे नेता कर रहे हैं, और जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और जिनको देश आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन यहां पर अभी एक बात समझनी पड़ेगी कि सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा सारे नेताओं को, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों। यहां पर क्योंकि यहां पर जो बेतुकी बयानबाजी करते हैं नेता, जिस राजनीतिक दल से उनका नाता हो, उससे अच्छा संदेश नहीं जाता। उससे दोहरा नुकसान होता है हमारे देश का। एक आम आदमी हताश होता है, देश का जो वासी है, और दूसरी बात अंतरराष्ट्रीय पटल पर बहुत गलत संदेश जाता है। क्या हमारा हिंदुस्तान, हम लोग एक तरफ दावा कर रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, और वहां पर एक दूसरे पे तू मैं में लगे हुए हैं और घेरने में लगे हुए हैं। और वो स्तर इतना नीचे चला जाता है कभी कभी कि शर्मसार हो जाता है, एक आम आदमी हताश हो जाता है और उसको समझ नहीं आता है वो करे तो क्या करे। एमसीडी सदन का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, रोक नहीं पा रहा मैं अपने आप को। वहां पर जो दृश्य देखने को मिले, क्या उससे हमारे महान मुल्क की छवि और बढ़िया हुई होगी कि धूमिल हुई होगी? लात घूसे, चप्पल जूते, गाली गलौज, क्या इस दिन के लिए एक आम आदमी घर से बाहर निकलता है अपने कंफर्ट जोन से, जब अपना बेशकीमती वोट डालने जाता है, इस उम्मीद से कि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा राजनीतिक दल आएगा जो उनके अधूरे सपने भी पूरा करेगा और साथ में विकास की गति को और तेज करेगा। जी विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, आपको क्या लगता है राहुल गांधी इस मुद्दे पर बार बार जो है केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है या फिर जिन राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इनमें मुद्दा जो है इस बार प्रमुख रूप से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का रहेगा? क्योंकि बार बार सरकार की आलोचना जो की जा रही है विपक्ष की तरफ से इन्हीं मुद्दों पर की जा रही है। निस्संदेह देखिए, जो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, ये तो सबसे ज्यादा इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और यही एक आम आदमी अपेक्षा करता है कि अगर सत्ता पक्ष या सरकार उसमें नाकामयाब रही है तो वहां पर वो अपेक्षा ये करते हैं कि विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, और जो दमखम से उठाएगा जनता उन्हीं पे भरोसा जताएगी। क्योंकि जो जनता की बात नहीं करेगा तो कैसे जनता उनको स्वीकार करेगी? तो यहां पर अब 2024 का चुनाव, उसके पहले कर्नाटक का चुनाव, क्योंकि यहां पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो 224 सीटों पर चुनाव होगा, ये कांटे की टक्कर होने वाला है। और अगर हम इसकी तुलना करें उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हुए, या पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, वहां पर कहने को अन्य दल भी थे लेकिन अंत में सीधी टक्कर थी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी और भाजपा की थी, आमने सामने खड़े थे, कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे। और अगर वही उत्तर प्रदेश की बात करें, सीधी टक्कर रही सपा की और भाजपा की, कहने को बसपा भी थी मैदान में, कांग्रेस भी थी। तो लेकिन यहां पर कर्नाटक में थोड़ी सी अलग स्थिति होने वाली है, क्योंकि यहां पर जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में बड़ी उम्मीद है कि वो उभर के आए, और बड़ा निर्णायक उनकी भूमिका रहेगी कि अंत में अगर स्पष्ट बहुमत किसी एक दल को नहीं मिलता, कांग्रेस या भाजपा को, तो उस स्थिति में यहां पर जेडीएस क्या रुख अपनाती है वो गौरतलब होगा। वो बड़ा दिलचस्प शर्मा जी, राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर
हमले कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। अडानी मुद्दे में भी बार बार कांग्रेस की तरफ से यही नारा दिया जा रहा है, अडानी और मोदी भाई भाई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल मध्य प्रदेश में कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसे सरकार को बदनाम करने के तर्ज पर देखा जाए? देखिए, पहली बात तो वो कहावत है, बदनाम कौन होता है? जिसका नाम होता है। तो यहां पर अगर जनता ने पहले भरोसा जताया था कि जब गुजरात की जनता ने जब बार बार मौके मिले नरेंद्र मोदी को कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालें, और बखूबी संभाला उन्होंने। गुजरात में जो कायाकल्प बदली है तो उसका श्रेय उनको जाता है। जैसे दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए उसका श्रेय निस्संदेह स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को जाता है। तो यहां पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप जो मुद्दे हमने गिनाए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां पर बात समझ आती है। लेकिन यहां पर अगर ये बातें, पहले राफेल का मुद्दा उठाया था तो वो भी सबके सामने जग जाहिर है, छुपा नहीं है। तो यहां पर लेकिन अच्छा, ये आप ऐसी बातें बोलने लग जाएं, ये फलाना उसका भाई भाई भाई, तो वो जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी की आवाम है, वो भली भांति समझती है कि वहां पर क्या मुद्दे में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, और क्या ये केवल राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, नेशनल हेराल्ड का भी मामला है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्रियों की बात कर रहे हैं तो बड़ा आसान है भाजपा के नेताओं के लिए बोलना। वो बोलेंगे, देखिए जी, मनीष सिसोदिया को हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, आज वो सलाखों के पीछे है, इस कारण आज ये बौखलाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो ये इसलिए ये प्रधानमंत्री की डिग्री तक पहुंच गए। तो ये बातें देखिए, अंत में निर्णायक कौन साबित होगा? वो एक आम आदमी साबित होगा, क्योंकि वो उसका जो वोट है आम आदमी का, आपका मेरा वोट, वो तय करेगा कि सत्ता पे कौन काबिज होगा और सत्ता से किसको बाहर करा जाएगा। विपिन शर्मा जी, हर पार्टी की तरफ से जब वो विपक्ष में होती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3-4 मुद्दे ऐसे रहते हैं कि उनकी जुबान पर रटे होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है और वही पार्टी सत्ता में आती है तो यही सारे मुद्दे जो हैं एक तरीके से दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो क्या ये जो पार्टियां बार बार शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और अन्य मुद्दों की बात जो करती हैं, उनके ऊपर वो रोड मैप नहीं तैयार करती हैं? बस उन्हें लगता है कि ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, जनता को हम ये कहेंगे कि रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, और इन्हीं मुद्दों से हम वापस वोट पा लेंगे और फिर दूसरी पार्टी भी उसी मुद्दे पर सत्ता में आएगी। तो जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मुद्दा है, क्या सच में जनता भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उतना सीरियस नहीं मानती है? क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी भी सत्ता में आई थी, और हालात आप हम सभी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन को लेकर सरकार कितने पीछे है। हमारे बच्चों को सीटें नहीं मिल रही हैं, उन्हें मजबूरी में दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है, वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोरोना के टाइम में आपने सभी ने देख लिया कि क्या व्यवस्था रही हिंदुस्तान की स्वास्थ्य के मामले में। हम दवाइयों की कालाबाजारी तक नहीं रोक पाए सर। तो क्या लगता है आपको कि इस मामले में सभी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, एक रोड मैप तैयार करके काम करना चाहिए, या फिर सिर्फ मुद्दे के तौर पर भुनाया जाता है जब भी इलेक्शन आने का समय होता है? अलका जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत आपने जो एंकरिंग करते हैं, आपने जो सवाल पूछे हैं, ये बहुत अहमियत रखते हैं। मैं अभी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आप कुछ ऐसे सवाल पूछें, तो आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं होना चाहिए, और पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि चुनावी रैलियों में जाकर जब आप एक आम आदमी को संबोधित कर रहे होते हैं तो वहां पर बड़ा आसान होता है, आप बड़ी बड़ी बातें कर दें, तो जुमलेबाजी जिसको बोला जाता है, तो वो, और अंत में कितना तब्दील होता है कि जब ट्रांसलेशन कितनी होती है, कि आप कितना उस पर अमल होता है, इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, उसके ज्यादा मायने हैं, उससे ज्यादा जनता को असर पड़ता है। जनता उस बात की उम्मीद करती है, ना कि महज कि आप जाके चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वायदे कराएं, संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें दिखा दें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उससे काम नहीं है। तो यहां पर देखिए, अच्छी बातें कुछ हो रही हैं, क्योंकि गवर्नेंस इज नॉट अ इजी जॉब। हर कोई
सरकार नहीं चला सकता। उसके लिए भी आप, जैसे पहले भी एक बार चर्चा में हमने जिक्र करा था इस बात पे, जब मैंने अपने विचार रखे थे। तो देखिए, बड़े बड़े एक तरफ डिग्रियों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन कोई आप लीडरशिप, नेतृत्व किसी स्कूल से नहीं सीख सकते थे। कुछ इनबिल्ट होता है, इनहेरेंट होता है, नेचुरल होता है, आपका फ्लेयर होना चाहिए कि आप में कितना है। तो वो गवर्नेंस भी वही बात है कि आप कैसे सरकार चलाएं, क्योंकि वो कई उसमें चुनौतियां होती हैं। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं। कि अगर हम आबादी को लें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना काल में क्या था? कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती जो उभर के आई वो हमारी आबादी थी। तो वहां पर उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहां पर, और उसके बावजूद हमने जो टीकाकरण अभियान करा, अभूतपूर्व, मतलब पूरे विश्व में हमारा लोहा माना, और हमने एक मिसाल कायम करी जिसका सदियों तक विश्व हमसे प्रेरणा लेगी और केस स्टडी और एक सब्जेक्ट बन जाएगा वो मंथन के लिए। तो ये बातें जब गवर्नेंस पे आता है, जब एक सत्ता पे एक राजनीतिक दल काबिज होता है, सरकार का कार्यभार संभालने का उनको दायित्व मिलता है, तो वहां पर उनको समझ आता है कि जो महज उन्होंने वायदे करे थे उन पे जब अमल करना होता है तो उसमें कितना फर्क है और कितनी चुनौतियां बीच में हैं जो उनको उस समय दिखती नहीं है। तो ये स्वाभाविक है। तो यहां पर ये जब आप रोड में कोई भी राजनीतिक दल साझा करते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए, जो उनके सलाहकार उनके साथ बैठकर अच्छी तरह से सलाह मशवरा कर करके जो वायदे वो कर रहे हैं उनको वो करने में कितने सक्षम होंगे, कितना समय लगेगा, ताकि तभी वो जनता के साथ अपना रोड मैप साझा करें, सार्वजनिक करें, ताकि जनता को ये ना लगे कि महज जुमलेबाजी करके राजनीतिक दल या उनके नेता चले गए, उनको बरगला के चले गए, भ्रमित करके चले गए, या उनको प्रभावित करने के लिए, वोट लेने के लिए। तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो यहां पर अब समय आ गया है कि यहां पर अपनी जो प्रायोरिटीज है वो जितने भी राजनीतिक उनको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और अंत में ये बोलूंगा कि दोनों को, विपक्ष को भी मंथन करना चाहिए कि कैसे उनको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा अगर उनको जनता ने सत्ता से दूर रखा है तो, और साथ में सत्ता पक्ष के लिए भी, क्योंकि ये सत्ता पक्ष अगर ये बैठ के ये समझ ले कि यहां पर उनको राह आसान होगी, ऐसी बात नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है यहां पर। तो ये सबके लिए मंथन की समय है कि मंथन करें अच्छे से कि कैसे वो जो कमी पेशियां रह गई है उनको वो दूर करें, जनता की नब्ज को समझें, और संकल्प ये होना चाहिए कि सब लोग सकारात्मक अपनी विचारधारा रखें। देश ने हमारे बहुत दंगे फसाद देख लिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन शर्मा जी, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी जो है एक बार फिर सरकार पर हमलावर हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई के मुद्दे के साथ वो बीजेपी सरकार को बार बार घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं दिल्ली में अब फ्री बिजली को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और आप सरकार एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी। फ्री बिजली की घोषणा के बावजूद लंबा चौड़ा बिल थमाया जा रहा है। साथ ही कई लोगों के बिजली बिल 50,000 से लेकर 1 लाख। इस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आप सरकार पर हमलावर हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री ने झूठी घोषणा की है कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दे रहे हैं। यदि आरटीसी सच बोल रही है तो रामवीर सिंह विधुड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा, नहीं तो आरटीसी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि हम देहात में पराली से खाद बना रहे हैं। एक छटाक कहीं खाद और 24 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया गया। तीसरी जो घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की कि हम दिल्ली के किसानों को जो गेहूं और धान पैदा करते हैं, मोदी जी की सरकार
2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसान को अलग से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पे। तो फ्री बिजली के मुद्दे पर लगातार बीजेपी और आप में रार मची हुई। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो केंद्र के रास्ते आम आदमी पार्टी को दिल्ली में फ्री बिजली जो दी जा रही है वो जनता को नहीं देना चाह रही है, षड्यंत्र रच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जिन किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके लंबे चौड़े बिल सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली में बिजली के बिल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली नहीं देना चाहती, उसे बाधित करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि किसानों को फ्री में बिजली दे रही है, उसकी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है। किसानों के 50,000 से 1 लाख रुपए तक के बिल आ रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, डिटेल में बताइए। जी अलका जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, आतिश ने जो बयान दिया था उस बयान के दौरान में देखा गया कहीं ना कहीं जो किसान है उनको जो यूनिट देखिए तो कम से कम 40 रुपए प्रतिदिन की यूनिट पड़ती है उसको। तो वो 40 रुपए जब यूनिट जाएगी तो उसमें बिल तो आने 1 से 1.5 लाख रुपए बिल है। और जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कहती है हम दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देते हैं। वो आतिश जी अपने मुंह की खा के खुद वैसी बातें होती है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं झूठी की सरकार अरविंद केजरीवाल जो वादे करती है उन वादों पर खड़े नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता को जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, शायद वो 2024 से में अब नहीं बन पाएगी। जी दीपक, क्या वजह है? क्योंकि दिल्ली में लोग अभी हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए हैं और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही चुना है। तो जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है? कितने किसानों का जो बिल है वो इतना ज्यादा आया है? जी बिजली के बिल की बात करें, कम से कम देखा गया था उस टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल के निवास पे, तो वहाँ कम से कम 500 से 400 लोग लगभग वहाँ मौजूद थे। और जो बिजली के बिल दिखाए गए तो लगभग 200 आदमी का बिल मौजूद थे उसमें, और 500 लोगों का बिल अभी उसमें पेंडिंग भी था। तो जो बिल है कहे गए बिल तो हमने देखे जिसमें एक बार यूनिट फूकी नहीं गई तो भी 37,000 रुपए 38,000 का बिल बना दिया। और जिनकी यूनिट गई भी है तो 40 रुपए पर यूनिट का पड़ रहा है, और जो बिल जा रहा है कम से कम 50,000 से लाख रुपए तक का बिल पड़ रहा है। जी दीपक सिंह, कितनी छूट जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है? जो दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से वो किस तरीके की छूट देने की कहती है ना, हम किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, तो वही चीज है। उसी को लेकर भाजपा ने उनके मुख्यालय पे जाकर धरना प्रदर्शन करा। तो रामवीर भिदोड़ी भी थे और तमाम और भी थे, किसान भी लोग थे। तो उन्होंने सीधे ही बोला, जब आप जो चुनावी मैदान में जो वादे करते हो उन वादों को कितना खरा उतरे हो। आप बिजली फ्री की बात करते हो, 200 यूनिट की बात करते हो, तो 200 यूनिट आप जो अपने मुंह से बोलते हम देते हैं, उसके बावजूद 200 यूनिट लग नहीं रही है, तो 35,000 40,000 का बिल आ रहा है। तो कहाँ आ रहा है बताइए? जब हमने 200 यूनिट फूकी नहीं तो फ्री तो मिलना चाहिए ना, तो वो तो मिल नहीं रही है। तो उसी दौरान में 35-40,000 का बिल देंगे तो कहाँ बताओ आप, कहाँ अपनी बातों में खड़े उतरे? दीपक सिंह जी, कितने किसानों का बिल आया है? क्या सभी किसानों के बिल जो है इसी तरीके से आ रहे हैं, या कुछ विशेष किसान हैं, कुछ इलाके विशेष के किसान हैं जिनके बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं? जी अलका जी, जिस तरह से बात करें तो बात तो देखो, एक तो किसान की हुई है और किसान के अलावा आम जनता के जो बिल है वो भी इसी तरह से आ रहे। कभी की 1400 बिल आता है, कभी 1500 का बिल आता है, कभी 2100 का बिल आता है। इस तरह से बिल की जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक सिर्फ झूठा दिलासा देती जनता को। और कहीं ना कहीं जो देखा गया, बिजली की बात करें 200 यूनिट, एक किराएदार 200 यूनिट कहाँ फूक पाता है? और गर्मी के दौरान में मई जून की जब धुलाई होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जब पंखा एक कूलर चलता है उसमें 200 यूनिट तो फूकती नहीं है। तो वो 200 से 1 रुपए ऊपर गलती से हो भी जाती है तो वो पूरा पैसा जोड़ के उनको दे दिया जाता है। तो किराएदार है वो कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। दीपक सिंह जी, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि किसानों के बिल जो है 50,000 से 1 लाख रुपए आ रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है?
देखो आम आदमी पार्टी का किसी का कोई इससे कोई बयान नहीं करा, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि आप से अपने बात करनी सोची तो आप किसी ने कहा नहीं हमारी पार्टी से बिल दे रही है, फ्री बिजली बिल होता है हमारा, कोई जीरो दिखा, हमारे पास जीरो बिल आते हैं। तो हमने यही पूछा आती थी, जो आप ही का बयान है, जो आप ही ने बोला आम आदमी पार्टी का जो बिजली बिल है वो फ्री मिलता है, जीरो देते हैं हम लोग। तो आप ये बताइए, तो आप जो किसानों का बिल आ रहा है वो इतना क्यों आ रहा है? तो उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करा और तुरंत चल दिए, और सीधा हमारे लोगों से बात भी नहीं करी। जी दीपक सिंह जी, बीजेपी जो जिस बिजली के बिल के मुद्दे को उठा रही है, इसको लेकर आगे क्या प्लान है? क्या बीजेपी से लेकर कोई प्रदर्शन भी करने वाली है, या फिर जिन किसानों का बिजली बिल आया है उनका क्या प्लान है? क्या वो इसे लेकर सरकार से किसी तरीके की रियायत चाहते हैं? जी, वो ये रियायत यही चाहते हैं, तो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो यूनिट है कम से कम हमें कुछ तो माफी दी जाए, कुछ तो रियायत दिया जाए। इसमें जैसे 50,000 से लाख रुपए का बिल आ रहा है, तो कम से कम उसमें कम से कम 30% 40% की छूट तो दे। वो दे नहीं रहे, तो इतनी छूट देंगे तो कम से कम जब तो किसान आगे बिल भरने की संभावना रहेंगे। और नहीं तो ये आने वाले टाइम में ये जो बिल का मामला है बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ सकता है दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में जो है वो बिजली को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली के बिजली का उदाहरण देकर दूसरे राज्यों की जनता से वोट मांगती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के जो फ्री बिजली देने की बातें हैं वो पूरी तरीके से बेमानी सिद्ध हो रही हैं। किसानों के 50,000 से 1 लाख रुपए तक के बिजली के बिल सामने आ रहे हैं और बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं रायबरेली में खाकी के अत्याचार से खाकी ही परेशान है। मामला रायबरेली सलोन थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश सिंह का है, जिसने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और जूनियरों के उत्पीड़न को उजागर करते हुए कई थाना प्रभारी समेत रायबरेली पुलिस अधीक्षक को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश सिंह ने मीडिया कर्मियों के सामने अपने दर्द को बयान करते हुए बिलख पड़े। जैसे ही इसकी भनक वहां मौजूद उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को हुई, फौरन उन्हें नगर कोतवाली और एसओजी प्रभारी ने पकड़कर मौके से लेकर चले गए। वहीं कहीं ना कहीं खाकी वर्दी और सिस्टम को कटघरे में उप निरीक्षक का ये बयान कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अमित सिंह और ये मेरे कमरे पर गए और अपने हाथ छुट्टी लिखे और जो है वहां से मुझे रवाना कर दिए। मेरे हाथ की वो छुट्टी भी नहीं लिखी। तस्करी वाला मामला क्या था? तस्करी वाले मामले में हम आज तक नहीं कभी हम कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जब इतना अत्याचार मेरे साथ हुआ तो कौन नहीं जानता अंतर्राष्ट्रीय तस्करी वहाँ होती। एक बार आपने कोई पत्र लिखा था? जी, पत्र लिखे थे, मेरे पास मौजूद है सब कुछ। और उस पत्र को उसके बाद में आपने सफाई दिया कि मेरा लिखा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तुरंत उस पर जो है कहा था। पुलिस मीडिया ने डाला था। मीडिया सेल गलत बताया था, मीडिया सेल गलत बताया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, उप निरीक्षक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ ये मामला है, डिटेल में बताइए। जी हाँ, ये तलवन थाने में तैनात जो है प्रेम प्रकाश सिंह दरोगा थे, जो पहले भी आरोप लगाए हैं और ये जो है कल अपनी पत्नी को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है ये हंगामा करते हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि क्षेत्र में गोकशी से लेके अपराध में उसमें पुलिस अधीक्षक तक को भी इन्होंने नहीं बख्शा। उन पर भी गंभीर आरोप के साथ लगाने के साथ साथ 3 थाना अध्यक्षों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका साफ कहना है कि विरोध करने पर जो है हमें धमकाया जाता है। इसकी शिकायतें पहले भी कर चुके हैं। हालांकि इस बारे में जब पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करी गई तो उनका कहना है कि दिमागी रूप से जो है वो इसका संतुलन ठीक नहीं है और इस वजह से बीच बीच में इस तरह की हरकत किया करता है। हालांकि जिस तरह से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने घटनाक्रम घटा है कि वहां पर जो है पुलिस को पकड़ने के लिए पुलिस को ही आना पड़ा
और इसको जो है पत्नी के साथ जो है ये गाड़ी में बैठाकर फिर ले गए हैं और इसको फिलहाल शायद मेडिकल के लिए रिलीव कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों पर, वो निश्चित एक चिंता का विषय है। ओम शंकर शुक्ला, क्या वजह रही है जो उप निरीक्षक की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं? उनकी तरफ से ये भी कहना है कि जबरदस्ती उन्हें छुट्टी के लिए पत्र लिखवाया गया। जी हाँ, ये जो है अब इस बारे में जो है भी कोई ऑफिशियली बयान देने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिस वजह से इसने हरकत की। लेकिन जिस तरह से उप निरीक्षक ने वर्दी पहनकर अपनी पत्नी के साथ आकर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं और निश्चित एक कानून व्यवस्था के साथ साथ सवाल खड़े करने पर जो भी बिल्कुल जो है उच्च अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। और जिस तरह से इसको बुलाकर जो है गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया, क्योंकि इसकी पत्नी खुद इसके साथ थी। तो कहीं ना कहीं अब आरोप को कहाँ तक सत्यता है इसकी तो जांच का विषय है। लेकिन अभी भी इस मामले में कोई भी पुलिस का उच्च अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ओम शंकर शुक्ला, क्या उप निरीक्षक के परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई है जिससे ये पता चल सके कि उनका परिवार भी उप निरीक्षक की बात से सहमत है या नहीं, या फिर वाकई उप निरीक्षक को कोई दिमागी समस्या है? नहीं, सहमत बिल्कुल है, क्योंकि पत्नी साथ आई थी जी। और पत्नी के साथ दोनों पति पत्नी आए थे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कई बार शिकायती पत्र दिया है कि क्षेत्र में लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। और इसके लिए जो है उन्होंने 3 पूर्व से लेके और वर्तमान तक के 3 थानाध्यक्षों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किस तरीके के आरोप लगाए गए? बड़ी बात है। किस तरीके के आरोप जो हैं वो अधिकारियों के ऊपर उप निरीक्षक की तरफ से लगाए गए हैं? गोकशी से लेकर जो है वसूली तक के आरोप जो है लगाए गए हैं उप निरीक्षक के द्वारा जो है। लेकिन इस बारे में कोई भी उच्च अधिकारी तक बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर मामले की सत्यता क्या है। बस वही कह रहे हैं कि इसका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, ये रटाया जवाबदेह है, लेकिन गंभीर आरोप है और निश्चित ये जांच का विषय है। ओम शंकर शुक्ला, जिस तरीके से है उच्च अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन दिमागी रूप से परेशान है, तो क्या उप निरीक्षक को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है या फिर उनसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने, या उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी रहा है इस तरीके की चीजों को लेकर? एक बार पहले भी इसने शिकायती पत्र दिया था। बाद में जब मामला संज्ञान में आया था तो उन्होंने कहा था कि जो है किसी के दबाव में दे दिया गया। लेकिन दोबारा इस तरह का जो है उन्होंने फिर आरोप लगाया है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और इसको जल्द से जल्द जो है संज्ञान है चाहिए, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का भी इन्वॉल्वमेंट जो है इन्होंने अपने आरोप में कर दिया है कि उन्हीं के सह पर जो है क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पूरी तरह से फेल है, सिर्फ पुलिस अवैध वसूली कर रही है। तो इतने बड़े गंभीर आरोपों के बाद अब देखना है पुलिस के उच्च अधिकारी क्या करते हैं और किस तरह से जांच कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों पर जिले में हो रहे अपराध को लेकर आरोप लगाया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रेम प्रकाश सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है।